तो सरकारी गणित में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवकलन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। माने अवकलन गणित बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कैलकुलस अंग्रेजी में बोला जाता है। इसका जो खोज है ना सर आइजक न्यूटन ने किया था इंग्लैंड में, और दूसरा खोजकर्ता का नाम लेबनिज भी बताया जाता है जो जर्मनी के थे। तो अवकलन गणित को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलना है? डिफरेंशियल कैलकुलस। हिंदी में बोलेंगे अवकलन गणित। तो इसमें जो है उन राशियों पर विचार किया जाता है जो परिवर्तनशील होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। उसका उदाहरण हम लोग देख ले, जैसे गैस का आयतन बढ़ाने पर उसका दाब घटता है। उसी तरह अगर कोई गोला है, स्फीयर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, गोला है, अगर उसका त्रिज्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा? उसका आयतन बढ़ जाएगा। कोई स्क्वायर है, वर्ग जिसको कहते हैं हिंदी में, अगर उसका भुजा का लंबाई बढ़ा दे तो क्या होगा? उसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक राशि दूसरे राशि पर जब निर्भर रहता है तो वहाँ पर इसका उपयोग हम लोग करते हैं अवकलन का। जब एक राशि अपनी अवस्था से थोड़ी परिवर्तित होती है तब उस पर निर्भरशील दूसरी राशि में जो परिवर्तन होता है उसकी प्रकृति और दर का अध्ययन ही अवकलन गणित की विषय वस्तु है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि अगर दो राशि है और वो एक दूसरे पर निर्भर है और एक वो बदलता है तो दूसर भी बदलता है, तो कितना दर से बदलता है, माने कितना तेजी या कितना कम से कितना ज़्यादा से बदलता है, इसका अध्ययन हम लोग अवकलन में करते हैं। ये अवकलन का जो खोज है ना न्यूटन जो किया था वो मतलब अपना जो गति के नियम सब था उसी के मतलब उसी के ड्यूरिंग जो है उसी के दरमियान ये उन्होंने गणित का इस शाखा का खोज कर लिया और इसी आधार पर उन्होंने भौतिकी के कई गणित गति से संबंधित नियमों को भी व्याख्या किया। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा अचर, अकरा अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट मतलब होता है नियत या अचर जिसका वैल्यू नहीं बदले, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। ये दो प्रकार का होता है, आगे हम लोग देखेंगे। पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। कोई संकेत जो किसी गणितीय गणना में एक निश्चित वस्तु या संख्या को निरूपित करता है अचर कहलाता है। और इसको निरूपित करने के लिए हम जो है ना ये जो अंग्रेजी का लेटर सब होता है छोटका बड़का, जैसे ए हो गया, कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, ए हो गया, पी हो गया, एल हो गया, टी हो गया, मतलब ये सबसे इसको निरूपित करते हैं। जनरली एबीसी जो है ना वो यूज करते हैं अचर के लिए। और इसमें अचर के रूप में जैसे हमारा जो नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 वो भी अचरे होगा। 10 11 12 या जितना भी नंबर है वो सब अचर होगा, क्योंकि एक वैल्यू नहीं बदलता है। इसमें जो है ना अचर दो प्रकार का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अचर। जब कोई संकेत सभी गणनाओं में एक ही संख्या को सूचित करता है तब उसे निरपेक्ष अक्षर कहते हैं। यहाँ पर एक डिफिनीशन है, देख लो। ये जब कोई संकेत सभी गणनाओं में एक ही संख्या को सूचित करता है तब उसे निरपेक्ष अक्षर एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हो गया 2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या पाई का जो मान है 3.14, ये सब जो है ना इसका मतलब हर तरह की गणना में इसका जो वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अक्षर, एब्सोल्यूट अक्षर। तो ये सब जो हो गया एब्सोल्यूट अक्षर हो गया। एक दूसरा जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं ओकरा। ये हो गया एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब जो दूसरा बताएंगे वो होगा आर्बिट्री कांस्टेंट, उसका मान बदलता है। माने एक पार्टिकुलर सिचुएशन में मान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सिचुएशन बदल देंगे तो फिर उसका मान बदलेगा। तो उस तरह का जो कांस्टेंट होगा ना उसको आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री का मतलब होता है इच्छा से लिया हुआ, तो अपना इच्छा से वो अपना नियत वैल्यू प्राप्त करता है, तो उसको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। दिखाते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट का कुछ एग्जाम्पल सब।
देखो ये है आर्बिट्री कांस्टेंट का डिफिनीशन इनमें दिले होगा। जैसे इसमें दिए हुआ है कि आर्बिट्री कांस्टेंट में जब कोई संकेत एक विशेष संक्रिया में एक ही संख्या को सूचित करता है तब उसे स्वेच्छा अक्षर, इसको हिंदी में स्वेच्छा अक्षर कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। जैसे सरल रेखा का समीकरण हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें जो है, इसमें देखो y जो है वेरिएबल है, माने बदलने वाला थी, इसको चर बोलते हैं, x भी चर है, और m जो और m और c जो है ना ये कांस्टेंट है। लेकिन ये एक रेखा का, सरल रेखा का समीकरण है, तो सरल रेखा कई प्रकार का हो सकता है। तो एक दिए हुए सरल रेखा में m का वैल्यू और c का वैल्यू रहेगा ना, वो नियत रहेगा। फिर अगर दूसरा सरल रेखा ले लेंगे उसमें फिर m और c का वैल्यू दूसरा नियत रहेगा। तो इस तरह से नियत रहते हुए बदलता है। तो इस तरह का जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट या स्वेच्छा अक्षर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो अक्षर है कांस्टेंट है दो प्रकार का होगा। एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जिसका एब्सोल्यूट मतलब जिसका वैल्यू कभी ना बदले, हमेशा नियत रहे, माने सब प्रक्रिया बदलने पर भी उसका वैल्यू ना बदले, तो वो एब्सोल्यूट हो गया। जैसे गिनती का संख्या है वो एब्सोल्यूट है, पाई का मान एब्सोल्यूट है। अब हम लोग तो कांस्टेंट को देख लिए, नियत को देख लिए, अक्षर को देख लिए, अब चर को देखते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल जैसा नाम है, चर बदलने वाला, जिसका मान बदलते रहता है, जैसे जैसे इच्छा के अनुसार बदलते रहेंगे तो उसको वेरिएबल बोलेंगे। और इसको जो सिंबल है ना, इसको एक्स वाई जेड इस सब से निरूपित करते हैं। तो अक्षर को निरूपित करेंगे ए बी सी डी द्वारा, और चर को निरूपित करेंगे वेरिएबल को एक्स वाई जेड के द्वारा। इस मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, गणित में, अवकलन गणित में इसी तरह से इसको सूचित करना है। तो थोड़ा देख लो, तो कोई संकेत x जो किसी गणितीय गणना में किसी दिए हुए समुच्चय के किसी भी सदस्य को सूचित करता है तो उसको हम लोग चर कहते हैं। या किसी विशेष अवयव को सूचित नहीं करता है और चर कहलाता है। जैसे कि मान लो कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है एवं x सदस्य है n का, तो संकेत x बारी बारी से 1 2 3 4 5 इत्यादि को मान लेते रहता है। इस पर x एक समुच्चय n में है और एक चर हुआ। तो जैसे n से हम क्या निरूपित करते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, 1 से शुरू होने वाला होता है प्राकृत संख्या, और 0 से शुरू होने वाला होता है पूर्णांक संख्या, 0 से जो शुरू होता है उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। 1 से जो शुरू होता है वो होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है, माने उसका ग्रुप जो होता है, समूह जो होता है, उसको n, कैपिटल N के द्वारा सूचित करते हैं। तो उसमें, उस ग्रुप में कोई संख्या है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 10 उसमें से चुनना है। तो एगो 10 पार्टिकुलर संख्या हम निकाले ना, फिर 11 चुनेंगे तो एगो 11 पर पार्टिकुलर संख्या निकाल लिए, 1 2 3। तो इस सब पार्टिकुलर जो व्यक्तिगत संख्या सबको निकालने के लिए एक माने वैल्यू को हम लोग संकेत को यूज करते हैं। उस संकेत जो होता है वो x के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो x का वैल्यू हमेशा बदलते रहेगा, अपना माने जो हम लेंगे उसके अनुसार वो निर्भर करेगा। जैसे x का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यह भी एक प्राकृत संख्या हो गया। x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 भी प्राकृत संख्या हुआ। x का वैल्यू 3 लेंगे तो ये भी प्राकृत। तो इस तरह से x जो है वो बदलते हुए वैल्यू को, मान को निरूपित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं चर। तो केवल x के द्वारा चर को न निरूपित करते हैं, x के अलावा बहुत भी संख्या है, y z इस सब से भी निरूपित करते हैं। तो हम लोग जो अभी तत्काल इसमें जो है एक्स वाई जेड को ही हम लोग मानेंगे कि वेरिएबल है, माने बदलने वाला चर है। तो इस तरह से हम लोग जान गए। इस तरह से हम लोग, चर वह संख्या है जो बदलते रहता है। इसका डिफिनीशन तो दिए हुआ है, कोई संकेत जो किसी गणितीय गणना, मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन
में किसी दिए हुए समुच्चय के किसी भी सदस्य को सूचित करता है, किसी विशेष अवयव को सूचित नहीं करता है, चर कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लिया n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है एवं x सदस्य है n का, तो x यहाँ पर चर है एक, और n जो है वो प्राकृत संख्या का समुच्चय है। तो संकेत x बारी से 1 2 3 4 5 या जितना भी उसमें संख्या है उस सभी को निरूपित कर सकता है। तो इस प्रकार x समुच्चय n में एक चर हुआ। तो हम लोग अब चर और अचर दोनों को जान गए, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को जान गए, और इन्हीं दोनों में हमारा रिलेशन बनता है, संबंध बनता है। वो फलन के द्वारा हम लोग जानेंगे कि यह संबंध जो होता है वह फलन कहलाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन। तो देखो अब फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। अबरा जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें है फंक्शन, रेंज, परास और प्रभाव क्षेत्र, डोमेन। तो कति कति है, फलन है, प्रभाव क्षेत्र है, परास अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी भाषा बोलता है इसको फंक्शन, डोमेन और रेंज। हिंदी के आदमी सब बोलेगा इसको फलन, प्रभाव क्षेत्र और परास। तो इसको देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा इसका दिए हुआ है कि फलन f के द्वारा फलन को हम लोग निरूपित करते हैं। तो फलन f एक नियम है जिसके आधार पर समुच्चय A के प्रत्येक अवयव x के संगत समुच्चय B में एक सुनिश्चित अर्थात अद्वितीय अवयव y प्राप्त होता है, और y को x का प्रतिबिंब या संगत मान कहा जाता है। इस फलन को हम संकेत में f a टेंड्स टू b लिखते हैं और x के प्रतिबिंब y को fx से निरूपित करते हैं, अर्थात y इक्वल टू fx लिखते हैं। तो देखो ये फंक्शन को लिखने का यही तरीका है, y इक्वल टू fx। ये वाला जो तरीका ना f a टेंड्स टू b, थोड़ा मतलब कम यूज होता है, कम प्रयोग में आता है। ई वाला ज़्यादा आता है, y इक्वल टू fx। तो यहाँ जो है ये एक फलन को निरूपित करता है। निरूपित क्या करता है, मतलब ये बता रहा है कि y का जो वैल्यू है ये x पर निर्भर कर रहा है। एक नियम होगा निर्भर करने का, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से नियम बदल जाता है। जैसे y इक्वल टू हम लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अब x का वैल्यू जैसे हम 1 ले तो क्या आ जाएगा, एक्स का 1 स्क्वायर प्लस 2। तो x के 1 वैल्यू के लिए y का वैल्यू हो गया 3। तो इसी तरह से x का वैल्यू अगर 2 ले तो 2 दूना 4 है 1 5। तो x के 2 वैल्यू के लिए y का हो गया वैल्यू 5। तो इसी तरह से जैसे जैसे x का वैल्यू बदलते हैं वैसे वैसे y का हमको अलग अलग वैल्यू मान जो है प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो नियम रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो ये कई प्रकार का हो सकता है, बाद में जानेंगे अलजेब्रिक, ट्रांसडेंटल, तो क्या क्या और सब होता है। तो उतना हम लोगों को अभी इसको धीरे धीरे देखेंगे। अब देखो समुच्चय A को फलन A टू B का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। जैसे y का जो वैल्यू हम ये देखो, इसको उतना समझना जिस तरह से हम समझाते हैं उस तरह से समझो। जैसे y का जो भी वैल्यू होगा ना वो प्रभाव क्षेत्र आएगा, प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। एवं A के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय संकेत में f को फलन का परास कहते हैं। y का जो वैल्यू आएगा वह परास कहलाएगा, और x का जो भी वैल्यू होगा वह डोमेन कहा जाता है, प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जो वैल्यू हम लोग चर जो x का वैल्यू लेंगे वह प्रभाव क्षेत्र, और x के करस्पॉन्डिंग जो सब y का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा परास, रेंज, मतलब उस रेंज में वो पाया गया। तो इस तरह से होता है। उदाहरण के लिए देखो f संबंध है 1 2 3 4 5 रिलेशन r, जहाँ r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय को बता रहा है r, और इसमें एक रिलेशन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक रिलेशन बता दिया गया, इसी को फंक्शन बोलते हैं। यह रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करा है, fx हम बताएं कि y को रिप्रेजेंट करेगा, माने y को बताएगा, y का संकेत है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर। तब हमको जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का कुछ एक वैल्यू प्राप्त होगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का एक वैल्यू प्राप्त होगा, x का वैल्यू 3। तो इस तरह से एक
x का समुच्चय बन जाएगा और y का समुच्चय बन जाएगा। तो यह x का समुच्चय जो होगा वो प्रभाव क्षेत्र होगा और y का समुच्चय जो होगा वो परास होगा, रेंज होगा। तो यहाँ उदाहरण f 1 2 3 4 5 टेंस टू r, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्पष्टतः f समुच्चय 1 2 3 4 5 से समुच्चय r में एक फलन है, क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर सभी वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात r के अवयव है। यहाँ f का प्रभाव क्षेत्र 1 2 3 4 5, इस फलन का जो प्रभाव क्षेत्र हुआ, यह जो ही हम लोग नियम बनाए फलन बताने के लिए, उस फलन का प्रभाव क्षेत्र 1 2 3 4 माने x का जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो प्रभाव क्षेत्र हो गया। तो 1 2 3 4 5 5 को वैल्यू लिए हैं और उसका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू y का प्राप्त हो रहा है, जैसे 1 4 9 16 25, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो गया, यह हो जाएगा परास। तो जो r का एक उप समुच्चय होगा, माने रियल संख्या, r मतलब रियल संख्या, वास्तविक संख्या को r से निरूपित करते हैं। अंग्रेजी में कर बोलता है अंग्रेज सब, इसको रियल नंबर बोलता है अंग्रेज सब। अब देखो वास्तविक फलन, रियल फंक्शन, हम लोग आगे जानेंगे रियल फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग समझ गए, माने एक वेरिएबल से दूसर वेरिएबल में जो संबंध, एक मैथमेटिकल गणितीय संबंध जो होता है उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। अब वास्तविक फलन है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसा फलन जो रियल नंबर से बना हो, वास्तविक नंबर से बना हो, तो ऐसा वास्तविक हो, तो उस तरह को हम लोग रियल फंक्शन। व्यवहारिक जीवन हमें प्राय ऐसे फलनों से सामना होता है जिनके प्रभाव क्षेत्र एवं परास दोनों ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r या उसका उप समुच्चय होता है। समुच्चय मतलब ग्रुप होता है, ये सब पढ़ा होगा 9th 10th में। माने संख्याओं का समूह या किसी भी चीज का समूह को समुच्चय कहते हैं, एक निश्चित नियम के अनुसार वो समूह बनता है और उसी समूह में से कुछ समूह को चुन लेंगे तो समुच्चय उसका कहलाएगा। तो आर या उसका उपसमुच्चय होते हैं। इस प्रकार के फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। फलन शास्त्र में हमें वास्तविक फलन से ही मतलब रहता है, क्योंकि फलन का परिचय प्रभाव क्षेत्र के विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंबों से ही है। इसलिए फलन को व्यक्त करने के लिए प्रदत्त प्रभाव क्षेत्र के किसी अवयव x का प्रतिबिंब y अर्थात fx क्या है यह बतलाना ही पर्याप्त है। इसलिए वास्तविक फलन f को सरलता पूर्वक y इक्वल टू fx, जहाँ प्रभाव क्षेत्र a माने प्रभाव क्षेत्र हो गया x का वैल्यू, उसको a समुच्चय के द्वारा लिखेंगे, या y इक्वल टू fx, जहाँ x, देखो ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं सदस्य हैं, अंग्रेजी में पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, माने x सदस्य है a का, और अंग्रेजी में इसी को पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू a, मतलब x जो है a का, a एक समुच्चय को निरूपित करता है तो उसका सदस्य है। तो y इक्वल टू fx जहाँ x बिलोंग्स टू a लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। अभी ये सब उदाहरण के रूप में हमने यहाँ दिया गया है कि y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही एक फंक्शन को निरूपित कर रहा है। यह एक संबंध है y और x के बीच। तो संबंध भी कई प्रकार का हो सकता है, तो यह एक पार्टिकुलर फलन हुआ y और x के बीच में। और इसमें जो है इसका जो मतलब ऐसा नहीं कि यह संबंध माने किसी तरह से हो, उसके लिए कुछ नियम बना दिया है। तो इस x का क्या वैल्यू हमको लेना है इस नियम में, इस फलन में, वह यहाँ पर दिया है कि जो x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो यह इस नियम के द्वारा बताया जा रहा है। स्पष्ट y को हम fx से लिखते हैं, तो fx बराबर लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ -1 लेस देन है x से और x लेस देन है 1 लिखकर फलन का प्रभाव क्षेत्र बतलाया गया। तो x का यही वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में जो लेंगे तो वह उसका प्रभाव क्षेत्र हो गया, डोमेन बोलेंगे अंग्रेजिया में इसको। फलन का प्रभाव क्षेत्र बतलाया गया है। -1 लेस देन x लेस देन 1 लिखने पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का वह उप समुच्चय मिलता है जिसके अवयव ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं
जो 1 से छोटी लेकिन -1 से बड़ी है। स्पष्टतः यहाँ प्रभाव क्षेत्र के कुछ अवयव, अब देखो कुछ अवयव सब कौन कौन हो सकता है। जैसे -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और उसी तरह 1 से लेकिन छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा जो भी है, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, ये सब इस प्रभाव क्षेत्र का अवयव सब होगा। ये डोमेन का अवयव ये सब एग्जाम्पल में 1 2 बताया है, जैसे 1/2 हो गया, 0 हो गया, -1/2 हो गया इत्यादि। अब देखो एक दूसरा फलन का यहाँ पर दिए हुआ है, y = 2 + x/x - 1। ये भी एक फलन को निरूपित करता है, फंक्शन को बता रहा है। और उसका जो डोमेन का नियम जो है, माने प्रभाव क्षेत्र लेने का नियम बता रहा है कि x जो है हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, x > 1 कह रहा है। और fx मतलब y को fx के द्वारा भी लिखते हैं, तो fx हो गया 2 + x/x - 1। तो ये भी एक नियम बता रहा है। अब यहाँ x > 1 लिखकर फलन का प्रभाव क्षेत्र बताया गया है, जो समुच्चय R का उप समुच्चय है, जिसके अवयव ये सभी वास्तविक संख्याएं जो 1 से बड़ी है। तीसरा में y = 1 - 1/2x, जहाँ 0 लेस देन है, x लेस देन 2, तो ये भी प्रभाव है। तो ये जो लिखा रहेगा ना, x का वैल्यू जो लेना है प्रभाव क्षेत्र डोमेन, और x के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू सब आएगा वो परास, क्या कहेंगे उसको, परास रेंज। एकदम आसान है, इसमें समझना कुछ नहीं है, सीधी सिंपली हमको समझना है y का जो वैल्यू आएगा वो परास, और x का वैल्यू जो आएगा वो डोमेन। fx ये एगो अलग रिलेशन है, fx 1 - 1/2। तो इसी तरह से बहुत सारे रिलेशन हम बता सकते हैं। इस तरह से फलन को fx 1 - 1/2x, जहाँ 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 भी लिखा जाता है। हिंदी में इसको पढ़ेंगे 0 छोटा है x से, x छोटा और बराबर है 2 के। यहाँ प्रभाव क्षेत्र में वे सभी वास्तविक संख्याएं जो 0 से बड़ी किंतु 2 से छोटी होती हैं या 2 के बराबर है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल सब हम लोग देख सकते हैं। एक और रिलेशन है, यहाँ देखो fx = x + 1, ये एक गो रिलेशन में 2 गो रिलेशन बताया गया है। तो इसके लिए शर्त लगाया गया कि x + 1 fx x + 1 कब होगा, जब x जो है 0 से बड़ा होगा, माने 0 से बड़ा, और 1 से छोटा होगा, तो हमको ई रिलेशन बनाना है। और जब x 1 से बड़ा होगा तो ई रिलेशन बनाना है, समझा। तो ये दोनों को मिलाकर हमारा डोमेन बनेगा, एक डोमेन बनेगा इसके लिए और एक डोमेन बनेगा इसके लिए। यहाँ प्रवाह क्षेत्र के 2 उप समुच्चय में बांट दिया गया है, देखा ना, 2 उप समुच्चय बन गया है, क्योंकि सब रियल नंबर हमको प्राप्त होगा। x का वैल्यू हमको रियल ही लेना है, वास्तविक संख्या लेना है। ये पहले ही वास्तविक फलन में ही बता दिया गया कि जो ऐसा फलन जिसमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त हो, वास्तविक संख्या से बनता हो, उस तरह का फलन होता है। यहाँ प्रभाव क्षेत्र के 2 उप समुच्चय में बांटा गया है। एक में वे सभी वास्तविक संख्याएं जो 0 से बड़े लेकिन 1 से छोटी, और दूसरे में वे सभी वास्तविक संख्याएं जो 1 से बड़ी या 1 के बराबर है। प्रथम उप समुच्चय के अवयव x के संगत प्रतिबिंब x + 1 एवं दूसरे उप समुच्चय के अवयव x के संगत प्रतिबिंब 2x है। इसलिए 1/2 का प्रतिबिंब 1/2 + 1 नियम x + 1 से, चूंकि 0 लेस देन 1/2 और लेस देन 1 है, एवं 2 का प्रतिबिंब 2 × 2 अर्थात 4 नियम 2x से, चूंकि 2 ग्रेटर देन बड़ा है 1 से, लेना होगा। 1 का प्रतिबिंब 2 × 1 अर्थात 2 होगा। तो इस तरह से इस नियम को बनाया गया है। अब फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मान ले कि fx x² + 2x एक फलन है, एक नियम है, माने फंक्शन है। इस तरह से ये निरूपित किया जा रहा है। यहाँ f नियमानुसार 1 का प्रतिबिंब 1² + 2 × 1, माने x का वैल्यू 1 के लिए लिए, ये आया 3। 1 के प्रतिबिंब को f1 से लिखा जाता है, यानी कि f1 = 3 हुआ। तो 3 जो हुआ वो 1 का प्रतिबिंब हुआ। 1 के प्रतिबिंब को फलन f का मान जब x = 1 लिखा जाएगा। इस प्रकार जब x बराबर है 1 तो फलन का मान f1 = 3 हुआ। उसी तरह से अनुरूपित fx = x² + 2x के लिए अगर f2 का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ fx फार्मूला दिए हुआ है,
f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हमको इसका करस्पॉन्डिंग जैसे x का वैल्यू 1 लेना है तो f यहाँ 1 f1 लिख देंगे, x का वैल्यू 2 लेना है तो f2 लिख देंगे और जो x का वैल्यू है वो वैल्यू रख देंगे उसमें, जो वैल्यू प्राप्त होगा वह उसका प्रतिबिंब कहला जाएगा। जैसे f2 बराबर हमको प्राप्त हुआ 8 इस नियम के अनुसार, इस फलन के अनुसार 2 का प्रतिबिंब यहाँ 8 हो गया। उसी तरह -2 का भी प्रतिबिंब 0 हो गया। तो यह करस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू हमको प्राप्त होगा, वह प्रत्येक x के लिए जो y का वैल्यू प्राप्त होगा वह उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। उसी तरह f1/3 का वैल्यू यहाँ 7/9 प्राप्त हुआ। इसी तरह यह दूसरा रिलेशन है, इसमें भी देख लो, यहाँ 0 लेस देन यहाँ परास जो है डोमेन को माने प्रभाव क्षेत्र को डिफाइन कर दिया गया है। इसी तरह यहाँ भी डोमेन क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से f1, f2 और f3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन f-1 परिभाषित नहीं है। अब देखो यहाँ f-1 जैसे देखो यहाँ x का वैल्यू जो है 0 से लेके 2 तक लेना है और या फिर x से बड़ा लेना है। तो अगर हम x का वैल्यू -1 इस रेंज में नहीं आ रहा है, न इस रेंज में आ रहा है, इस डोमेन क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इस डोमेन क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो f-1 का वैल्यू को हम लोग लिखना है कि यह परिभाषित नहीं है क्योंकि यह प्रभाव क्षेत्र में नहीं आ रहा है। तो जो हमारा यहाँ कहेगा लेने के लिए वही वैल्यू हमको रखना है और वही उसका प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा। जो वैल्यू उसमें लाई नहीं करेगा, उसमें नहीं आएगा, उस वैल्यू को, उस मान को हमको नहीं लेना है। तो f- जैसे -1 यहाँ कह रहा है नहीं लेने के लिए, न इस वाला में न इस वाला में, इसलिए -1 या -2 -3 ये सब वैल्यू इसमें नहीं लेना है। इसलिए -1 -2 पर यह फलन परिभाषित नहीं है कहलाएगा। इस कारण fa फलन के उन मान को सूचित करता है जो प्रभाव क्षेत्र के x बराबर a के लिए फलन को मिलता है। अब आगे हम लोग चलते हैं फिर से परतंत्र तथा स्वतंत्र चर को जानते हैं। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इसको। डिपेंडेंट वेरिएबल को बोलेंगे परतंत्र, परतंत्र माने दूसरा का गुलाम, परतंत्र चर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने स्वतंत्र चर, माने ये केकरो गुलाम नहीं, अपने से बदलेगा। आ दूसरा परतंत्र मतलब हो गया दूसरे के अनुसार बदलेगा। चलो अब देखते हैं, यदि समुच्चय D बिलोंग्स टू R में उप समुच्चय R में एक x एक चर हो एवं y समुच्चय C R में एक ऐसा चर है जो x के मान के संगत सुनिश्चित मान रखता है, y को परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल एवं x को स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। स्पष्टतः ऐसा तभी होता है जब फलन f D to C प्राप्त हो। उदाहरण मान लिया कि किसी व्यक्ति को n लड़के एवं उसका धन p है जिसे लड़कों में बराबर बांटना। प्रत्येक लड़के के द्वारा प्राप्त धन को s मानने पर s = p/n होगा। वस्तुतः लड़कों की संख्या n बदलने पर प्राप्त धन s भी बदल जाएगा। इस प्रकार s अपने मान के लिए n के मान पर निर्भर है, अतः यहाँ n स्वतंत्र चर एवं s परतंत्र चर हुआ। स्पष्टतः n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में स्वतंत्र चर एवं s धनात्मक संख्याओं के समुच्चय में परतंत्र। तो इसमें उतना समझना नहीं है। देखो y = fx लिखते हैं ना, जैसे y = x² + 1, यहाँ x का जो भी वैल्यू लेते हैं वह हम लोग लेते हैं इंडिपेंडेंटली, अपना मन से चुनते हैं। तो ये जो हो जाएगा x, जो x का भी तो मान बदल रहा है, तो x जो चर है ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र चर कहलाएगा। और y का वैल्यू x के प्रत्येक मान के लिए अलग अलग प्राप्त हो रहा है, y भी एक वेरिएबल है माने चर है, तो y जो वहाँ परतंत्र है x पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे x उसको कह रहा है वैल्यू देंगे वैसे वैसे वो ले रहा है। तो x एक परतंत्र हो गया, y परतंत्र हो गया, इसलिए y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल माने परतंत्र चर। तो इतना सिंपल ढंग से समझ लेना है। अब क्षेत्र के किसी अवयव x का प्रतिबिंब y अर्थात fx क्या है यह बतलाना ही पर्याप्त है। इसलिए वास्तविक फलन f को सरलता पूर्वक तो बता दिए थे, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। अब हमारा पेज नंबर है कहाँ भाग्य
बहुत लंबा हो गया, आप दूसरा क्लास में बताएंगे।